क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड का आईपीओ आ चुका है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी इंडस्ट्री, एक अच्छे सेक्टर में ऑपरेट करते हैं ये लोग। लेकिन मुझे अभी भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका जवाब मैं डेफिनेटली वीडियो के आगे दूंगा। वीडियो में आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तभी डेफिनेटली बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस। इस वीडियो में हम लोग डेफिनेटली जानेंगे कि आईपीओ की डेट्स क्या है, प्राइस बैंड क्या है, पैसे क्यों चाहिए, बहुत सारी डिटेल्स जानेंगे। बट पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो चलिए पहले आईपीओ की डेट्स देख लेते हैं। अभी आईपीओ शुरू होगा ट्यूसडे 7 जनवरी के दिन, यानी कि आप ये वीडियो देख रहे हो मंडे को, और कल के दिन ये वीडियो कल के दिन ये आईपीओ शुरू हो जाएगा, चलेगा 9 तारीख तक। और उसके बाद 10 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगी, 13 तारीख को रिफंड्स और शेयर्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और 14 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगी। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपये की फेस वैल्यू पर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा है। 275 से लेकर 290 का प्राइस बैंड है। अगर अप्लाई करना है तो 290 पर अप्लाई करेंगे, या तो कट ऑफ प्राइस पे टिक कर देंगे, उसके ऊपर से हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, 50 शेयर्स का एक लॉट बनाया है, काफ़ी ज़्यादा एक राउंड फिगर नंबर है। अच्छी बात, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ 290 करोड़ का आईपीओ है, और पूरा का पूरा 100% ये फ्रेश इशू है। अभी कल हम लोग ने, मतलब मैंने आज एक और एक सुबह में वीडियो डाला था, उसका एनालिसिस हम लोग ने करा था स्टैंडर्ड ग्लास लिमिटेड का, जिसके अंदर 50-50% था। इसके अंदर पूरा 100% फ्रेश इशू है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जिसके अंदर कंपनी का ये मानना है कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी में जाएगा, इन्वेस्ट होगा, ये प्रमोटर्स के जेब में 1 रुपया भी नहीं जाने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कोटा की बात करेंगे तो क्यूआईबी को मिला है 75% का कोटा, रिटेल वालों को मिला है 10% का कोटा, और एचएनआई को मिला है 15% का कोटा। यूजुअली जब भी रिटेल वालों को 10% का कोटा मिलता है तो इसके दो ही रीज़न होते हैं, या तो फिर कंपनी ने लॉस किया हो, या तो फिर किधर सेबी का कुछ क्राइटेरिया ये लोग का मेट नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से लोग रिटेल वालों को ज़्यादा जो अलॉटमेंट है वो दे सकते हैं। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर कुछ और बात करेंगे, मतलब रिटेल अगर कोटा की बात करेंगे तो रिटेल वालों को 14,500 में एक शेयर, मतलब एक एक लॉट मिलेगा। मैक्सिमम आप 13 लॉट ले सकते हो रिटेल कैटेगरी में। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन 2 लाख के ऊपर हो जाएगी, आप एच एन आई कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, अभी एच एन आई कैटेगरी में या रिटेल कैटेगरी में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोग, मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ लेते हैं कभी, फिर मेरे ट्विटर पे भी कभी पूछ लेते हैं। बाय द वे, इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उधर भी हम लोग को फॉलो कर सकते हो। मेरे काफ़ी सारे दोस्त लोग हैं, वो लोग भी पूछ लेते हैं कि भाई एच एन आई पे, रिटेल वाले पे हम लोग को लॉक इन रहता है क्या? कुछ लॉक इन नहीं रहता है। जैसे आपका स्टॉक लिस्ट हो गया, वैसे ही अगले मिनट पे आप जाके शेयर अपना बेच सकते हो। ठीक है, तो ये बात का भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए, और कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर आगे और डिस्कस कर लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो आईपीओ के पहले 93% का था, और आईपीओ के बाद 70% का ये पोस्ट इशू हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग कुछ और डिटेल्स की बात कर लेते हैं। कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्यों बताया कि कंपनी का बिजनेस मॉडल एक अच्छा है, कि अगर आप यहाँ पर देखोगे कि क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड, ये कंपनी कब बनी थी? लगभग 9-10 साल पहले, सितंबर 2015 में। ठीक है, डेवलप्स नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग सिस्टम्स फॉर द इंडियन रेलवेज। कवच प्रोजेक्ट है ये लोग का, एनहांसिंग सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी फॉर पैसेंजर्स। तो ये लोग का बेसिकली कैसा मालूम है कि अगर मान लो एक ट्रेन इधर से आ रही है, ये दो पटरी है, ठीक है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, अगर कल को किधर इस दोनों ट्रेन के बीच में टक्कर होने वाली है, या पटरी के बीच में कुछ भी खराबी है, तो ये लोग का जो ये टेक्नोलॉजी सिस्टम है ना, वो ऑलरेडी ट्रेन के ऑपरेटर को, या जो भी वो लोग, मतलब जो ट्रेन का जो ऑपरेशन जो भी देखते हैं, वो लोग को सिग्नल दे देगा कि भाई इधर एक खराबी है, तो उससे जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं ट्रेन से सबके, वो सब कम हो जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक, मतलब एक बहुत ही सही बिजनेस में है, जिसके ऊपर ऑब्वियसली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम करेगी, सेफ्टी के ऊपर, पैसेंजर की सेफ्टी के ऊपर, साथ ही साथ जो रेलवेज है वो लोग की भी सेफ्टी के ऊपर, क्योंकि रेल बनाना कोई इजी काम नहीं है, मतलब छोटा मोटा नहीं, उसके अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। तो मतलब लोगों की जान तो बच रही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट का पैसा भी बचेगा इसके अंदर। ठीक है, तो वो इसके लिए गवर्नमेंट ये लोग को मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी कर सकता है। अभी इसके अंदर ये लोग और क्या क्या कर रहे हैं? कंपनी ऑल्सो हैज़ अ स्पेशलिटी केबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद एन इलेक्ट्रॉन बीम इरिडिएशन सेंटर। कंपनी हैज़ अ फैसिलिटी इन मोहाली। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग एंड डेवलपिंग स्पेशलिटी केबल्स एंड हार्डवेयर फॉर द ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग डिवीजन। ठीक है, कंपनी इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन विद प्रोडक्ट्स
that meets ISO IRS TS standards and follow strict quality management system फॉर स्पेशलिटी केबल्स। अभी ये जो ISO सब जो होते हैं ये स्टैंडर्ड्स होते हैं कि गवर्नमेंट तो सबने चेक करा है, अप्रूव्ड करा है, ये सब जो है ना ये सब सर्टिफिकेशंस होते हैं। आप काफ़ी बारी अगर आप घर पे नॉर्मल प्लाई भी लगा रहे हो तो उसके अंदर भी आप देखते हो ISI सर्टिफाइड, ISO सर्टिफाइड, ऐसा सब लिखा हुआ रहता है। आप घर पे कुछ भी होम अप्लायंस सब भी लेते हो तो उसके ऊपर भी काफ़ी बार लिखा रहता है। तो ये सब सर्टिफिकेशन रहते हैं कि हाँ भाई इसको हम लोग ने ऑडिट कर लिया, सब कुछ देख लिया और उसके बाद ही मतलब ये अप्रूव्ड है काम करने के लिए। ये ऑलरेडी ऊपर जो लिखा हुआ था यही सेम चीज़ लिखा है मोहाली पंजाब में, मतलब पता नहीं क्यों डबल डबल डाल दिया, बट ठीक है। As of October 31st, 2024, company had 295 employees at its manufacturing facility, a railway signaling and embedded system design center and corporate function। ठीक है, तो ये लोग का एक अच्छी बात है, ये लोग सिर्फ ट्रैक के सिग्नल के लिए नहीं, ये लोग जो ऊपर जो केबल्स सब होती है, जो मतलब रेलवे के ऊपर जो केबल्स सब होती है वो सब भी ये लोग बना रहे हैं। ठीक है, मतलब तो ये लोग डेफिनेटली, ये लोग का कैसा मतलब ये लोग ने एक प्रोजेक्ट ले लिया, फिर उसके बाद ये लोग सोच रहे कि गवर्नमेंट से और कितने 3-4 प्रोजेक्ट उस एक ही सेगमेंट में हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो वो एक अच्छी बात है। मतलब यहाँ पर देखेंगे ना कंपनी का जो विजन है वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा लग रहा है फिलहाल के हिसाब से। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है? कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ अगर यहाँ पर देखेंगे कंपनी की, तो कंपनी इज एंगेज्ड इन द इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है, कि कल को किधर भी हो जाए ये लोग को ऐसा सिस्टम ये लोग को बनाना है कि भाई दुर्घटना हो ही नहीं, कुछ भी ट्रेन के एक्सीडेंट्स ना हो, किधर भी कुछ खराबी हो रहा भी ना हो। ठीक है, एंटर्ड एन एक्सक्लूसिव मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद रेलटेल टू परस्यू कवच अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, इंडियन रेलवेज एंड अदर कंट्रीज रेलवेज। तो ये एक अच्छी बात है। इसके अंदर क्या हो जाता है मतलब MOU साइन कर दिया, यानी कि ये लोग को ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, ये लोग की ऑर्डर बुक भरी हुई रहेगी, ये एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इन हाउस डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज पावरिंग आर रेल सिग्नलिंग प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, एडवांस्ड केबल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी दैट मीट्स स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड फॉर रेलवेज, नेवल डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर्स। तो ये एक ना काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है, इसीलिए मैंने बताया ग्रोइंग सेक्टर में, क्योंकि रेलवेज़ के ऊपर तो गवर्नमेंट का ध्यान रहेगा ही, नेवल डिफेंस के ऊपर ध्यान रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी गवर्नमेंट का ध्यान है, साथ ही साथ ईवी सेक्टर पे भी गवर्नमेंट का ध्यान है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी ग्रो करे, ईवी सेक्टर ग्रो करे, पॉल्यूशन कम हो, और ईवी सेक्टर में भी ये लोग को जितने भी केबल वेबल की जो भी ज़रूरत रहेगी वो सब कुछ ये लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज ये लोग फिलहाल रेलवे पे ज़्यादा फोकस्ड है, बट इन फ्यूचर लोग रिन्यूएबल एनर्जी के भी क्लाइंट्स लोग को ये लोग टैकल मतलब कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले भी जो भी ये लोग के क्लाइंट्स हैं, नए नए क्लाइंट्स वहाँ पर बना सकते हैं। साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में भी ये लोग जा सकते हैं गवर्नमेंट के साथ ही, क्योंकि रेलवे भी ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट के साथ जैसे टाइप है तो गवर्नमेंट की ऑर्डर बुक भरी, कल को लोग बोलेंगे कि भाई आपके साथ तो हम लोग का रेलवे वाला सब कुछ सही चल रहा है, नेवल वाले ऑर्डर भी दे दो हम लोग को, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली देने के लिए रेडी हो जाएगी। क्योंकि अगर ये लोग का अच्छा, अगर लोग प्राइस पॉइंट पे दे रहे हैं गवर्नमेंट से, अगर लोग काम करवा रहे प्राइस पॉइंट पर उतना अच्छा सर्विस भी दे रहे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट क्यों अपना बुरा चाहेगी, करेक्ट। अगर हम लोग और एक एडवांस अगर अगर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज विद अ डाइवर्स रेंज ऑफ पावर एंड कंट्रोल केबल्स विद अ फोकस ऑन इनोवेशन एंड कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो लेकिन कॉम्पिटिटिव भी हो। ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब 10 रुपये का माल है उसको हम लोग 2 रुपये में बेच रहे हैं, नहीं, 10 रुपये का माल है हम लोग 9.5 में बेचेंगे चलेगा, मतलब दूसरों से थोड़ा सा सस्ता बेच रहे हैं लेकिन हम लोग को 1 रुपये का 2 रुपये का प्रॉफिट भी हो रहा है, वैसा। ठीक है, तो फिलहाल ये सब तो अभी तक मतलब कंपनी अच्छी लग रही है, लेकिन अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स पे जाके देखते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डामाडोल लग रहा है, मैं आप लोगों को बता दूँ। फुल ईयर और यहाँ पर हाफ ईयर इंटू 2 करके हम लोग इसका एनालिसिस कर लेंगे। 112 करोड़ के एसेट्स थे, वो बढ़कर 118 करोड़ के एसेट्स हो गए, फिर बढ़कर 143 करोड़ के एसेट्स हो गए और अभी लगभग 150 करोड़ के एसेट्स है। तो एसेट्स में पिछले 3.5 साल में इतना ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं आया है। डेफिनेटली अगर हम लोग देखेंगे तो 25-30% का ग्रोथ पकड़ सकते हैं, बट वो काफ़ी कम है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे कंपनीज जितने हम लोग ने IPO के एनालिसिस करी है, जनरली भी हम लोग कंपनी का देखते हैं। तो पहले साल ये लोग ने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर उसके बाद 150 करोड़ का प्रॉफिट, 153 करोड़, फिर उसके बाद 152 करोड़, और अभी इस साल ये लोग ने 65 करोड़ किया। अगर मैं इसको इंटू 2 भी कर दूंगा तो 130 करोड़। चलो अगर मैं 20% 20 करोड़ एक्स्ट्रा भी मान लूँ तो भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू स्टैगनेंट होते हुए दिख रहे हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है।
यहाँ पर आप देखोगे 105 करोड़ पे 2 करोड़ का प्रॉफिट। जैसा कि मैंने कहा गवर्नमेंट है, ये B2G बिजनेस है, ये B2B भी नहीं है। जो हम लोग ने सुबह में जो वीडियो डाला था स्टैंडर्ड ग्लास लिमिटेड का, उसके अंदर वो B2B बिजनेस था, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ वो लोग का बिजनेस था। ये गवर्नमेंट बिजनेस टू गवर्नमेंट बिजनेस है। इसके अंदर तो आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो और भी कम हो जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 2% से भी कम का प्रॉफिट मार्जिन मिला। 153 करोड़ पे 13.9 करोड़, तो कहीं ना कहीं 8-9% का प्रॉफिट मार्जिन। 151 करोड़ पे 14.71 करोड़, फिर से वही 9% के आसपास। और यहाँ पर -12 करोड़। तो ये चीज़ देखने वाली बात है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 100 करोड़ पे ये लोग प्रॉफिटेबल हो पाए, 150 करोड़ पे लोग 8-9% का प्रॉफिट बना पाए। ठीक है, लेकिन 100 करोड़ के नीचे लोग नॉन प्रॉफिटेबल है। तो जब तक सेल ये लोग की 100 करोड़ के ऊपर नहीं जाएगी, तब तक ये लोग जो ये लोग का PAT यानी कि प्रॉफिट मार्जिन है, वो ये लोग का नेगेटिव ही रहेगा, ऐसा देख के अभी लग रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है। एक्चुअली 2 नेगेटिव पॉइंट है यार, 3 नेगेटिव पॉइंट है कि एसेट्स उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहे, रेवेन्यू कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो गया है, रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, और प्रॉफिट के लिए लोग को मिनिमम 100-120 करोड़ की सेल करनी पड़ेगी, तब जाके लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है, रिजर्व्स की बात करते हैं तो 5 करोड़ के रिजर्व्स थे, बढ़कर 19 करोड़ के हो गए, घटकर सॉरी वापस बढ़कर 34 करोड़ के हो गए, और घटकर 4 करोड़ के रिजर्व्स हो गए, 30 करोड़ गायब। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव बात है। बोरोइंग्स की बात करेंगे तो 80 करोड़ की बोरोइंग्स थी, फिर घटकर 74 करोड़ की हो गई, बढ़कर 81 करोड़ हो गई, वापस बढ़कर 98 करोड़ की हो गई। तो जैसा कि मैंने SGL वाले वीडियो में भी कहा था कि बोरोइंग्स कम नहीं हुई है, इनफैक्ट बोरोइंग्स बढ़ गई है और रिजर्व्स कम हो गए हैं। IPO के पहले रिजर्व्स कम हो जाना, एसेट्स इतने ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ना, बोरोइंग्स कम नहीं होना, सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा है। और जो 30 करोड़ के जो जो यहाँ पर जो पैसे गए हैं, 30 करोड़, ये कहीं ना कहीं डिविडेंड में लगभग 30 करोड़ के आसपास के पैसे डिविडेंड में ये लोग ने डिक्लेयर कर दिए हैं। अगेन जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, अच्छा बुरा वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा वो इफेक्ट नहीं करता है, बट इस मामले में इफेक्ट करेगा क्योंकि आपके रिजर्व्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गए हैं। 4 करोड़ ये आपके वर्किंग कैपिटल को ही सिर्फ निपटाने में निकल जाएगा, छोटे मोटे चीज़ों में ही निपट जाएगा। आपका जो बोरोइंग्स के हिसाब से आपका रिजर्व एटलीस्ट उसका आधा तो रहना चाहिए। मतलब अगर जैसे 34 करोड़ के 34 करोड़ ही रहते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर 98 करोड़ रहता, तो भी एक बार ठीक ठाक सा रेशियो बनता। बट यहाँ पर सिर्फ 4 करोड़ है आपके पास और बोरोइंग्स आपके पास लगभग 100 करोड़ की है, तो यह कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है। अभी यहाँ पर हम लोग और भी कुछ रेशियोज देख लेते हैं। पहले कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 1150 करोड़ की कंपनी है, डेफिनेटली एक माइक्रो कैप कंसिडर करेंगे हम लोग इसको। ROE की बात करेंगे तो 33% का ROE है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ROC 26% का है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ROE और ROC दोनों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, दोनों के कंपैरिजन के ऊपर। आई कार्ड पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो, या तो फिर चैनल पे फंडामेंटल एनालिसिस की एक प्लेलिस्ट बनी है, वो भी आप जाके देख सकते हो। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे तो 1.86 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। जैसा कि हम लोग ने ऑब्वियसली देखा कि रिजर्व्स सिर्फ 4 करोड़ के हैं और बोरोइंग्स आपके पास 98 करोड़ की है, तो ये डेफिनेटली डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। पैट मार्जिन की बात करेंगे तो 9.68, और ये पिछले साल के हिसाब से कंसिडर हो रहा है क्योंकि इस साल तो आप अभी तक नेगेटिव हो, तो ये पिछले साल के हिसाब से। और आप यहाँ पर भी देखोगे KPI एज ऑफ March 31, 2024। तो पैट मार्जिन ठीक ठाक है, B2G के हिसाब से ठीक ठाक है, मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा, अच्छा ही कहूँगा। प्राइस टू बुक वैल्यू 19.73, ये काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, मतलब मुझे तो हाई लग रहा है, इंडस्ट्री के हिसाब से शायद ये ठीक ठाक हो सकता है, बट इन जनरल अगर मैं मतलब सिर्फ कंपनी के बुक वैल्यू के हिसाब से अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये मुझे हाई लग रहा है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक ठाक हो सकता है। ठीक है, आप एक बार जाके उसका पीयर कंपैरिजन सब करके देख लेना और मुझे कमेंट पे ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये इंडस्ट्री के हिसाब से ये बुक वैल्यू हाई है या लो है। बट मेरे जनरल जो मुझे जितना पता है उस हिसाब से ये हाई तो डेफिनेटली है। EPS की बात करेंगे तो प्री IPO पॉजिटिव 5 रुपये के आसपास था, पोस्ट IPO नेगेटिव 6 के आसपास हो जाएगा, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। PE की बात करेंगे तो पॉजिटिव 59 का था, पोस्ट IPO नेगेटिव 48 का हो जाएगा, जो कि अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है। तो फिलहाल कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है काफ़ी ज़्यादा बेकार है। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, EPS ठीक नहीं लग रहा, PE ठीक नहीं लग रहा, पैट मार्जिन अच्छा है, ROE ROC अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहा है। तो ये
मुझे फ़िलहाल तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि कंपनी पैसे क्यों उठा रही है। जो कॉर्पोरेट पर्पस है इसको तो हम लोग हटा देते इधर से। फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, जैसे कि मैंने कहा 4 करोड़ आपके पास रिजर्व्स है, तो ऑब्वियसली आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे लगेंगे। 4 करोड़ से आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये बात का तो ध्यान रखना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, ये एक अच्छी बात है। कैपेक्स कर रहे हैं, कैपेक्स करोगे तो आपकी कंपनी को ये डेफिनेटली फ़ायदा होगा कि आप नई नई टेक्नोलॉजी लाओगे, नए नए टूल्स आप लाओगे, तो उससे आप नया सर्विस और दे सकते हो गवर्नमेंट को या जो भी आपके क्लाइंट्स होंगे। ठीक है, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ ऑल पोर्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग वर्किंग कैपिटल टर्म लोन अवेल्ड बाय द कंपनी। ठीक है, तो कैसा हो जाता है मैं आपको एक बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको मिस नहीं करना। तो कैसा हो जाता है कि हर एक कंपनी को चलाने के लिए कुछ पैसे लगते हैं, राइट। मान लो जैसे मुझे, मेरे पास एक कंपनी, मुझे इसको चलाने के लिए महीने के 10 करोड़ रुपए लग रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे महीने के 10 करोड़ लग रहे हैं, यानी कि साल के 120 करोड़ रुपए लग रहे हैं। अभी मेरी कंपनी कमा रही है पूरे साल में 15 करोड़ रुपए। ठीक है, मैंने ऐसे सब कुछ घट घटा के, सब कुछ पैसे वैसे दे दा के, मेरे पास कुछ 5 करोड़ रुपया प्रॉफिट बच रहा है। अब ये 5 करोड़ रुपया प्रॉफिट अगर मैं कंपनी में रखूंगा तो मेरे पास सिर्फ 5 करोड़ रुपए ही है, लेकिन मुझे कंपनी चलाने के लिए 120 करोड़ रुपए चाहिए। तो वो 120 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे मेरे पास? मैं लूँगा लोन। ठीक है, या तो मैं लोन लूँगा या तो फिर मैं आईपीओ लाऊंगा ताकि मैं मार्केट से पैसा उठाऊँ। ठीक है, अब ये जो मैंने लोन लिया है तो इसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना। तो यही ये लोग जो इधर बोल रहे हैं ना कि भाई ये रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ ऑल पोर्शंस ऑफ आउटस्टैंडिंग वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, तो ये लोग ने वर्किंग कैपिटल के लिए जो लोन लिया है ये वाला 98 करोड़, इसका ये लोग रीपेमेंट करने का सोच रहे हैं। तो अभी इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर कंपनी पैसे कितने मांग रही है, 290 करोड़। मान लो ये 290 करोड़ में से 40-50 करोड़ ये लोग ने लोन भी हटा दिया, 200-250 करोड़ ये लोग के पास बचेंगे। 200-250 करोड़ में से भी ये लोग को कम से कम 100-150 करोड़ रुपए तो ये लोग को वर्किंग कैपिटल के लिए रखना ही पड़ेगा। 100 करोड़ तो मेरे हिसाब से रखना ही पड़ेगा। बाकी जो थोड़े बहुत बच जाएंगे 50-100 करोड़ रुपए, उससे ये लोग का जो भी इंटरलॉकिंग सिस्टम वो सब है ये लोग करने का सोच सकते हैं। जो इंडस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे अभी भी बहुत ही सही इंडस्ट्री लग रही है। बस ये लोग के जो फाइनेंशियल्स है ना, कंपनी को थोड़ा सा उस इस पे नज़र रखना चाहिए कि क्या हम लोग का एक मोटिव है कंपनी का चलाने का, एक थोड़ा सा देखो मार्जिन के ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते, मार्जिन तो ठीक ठाक ही, आई वुड से मार्जिन इनफैक्ट अच्छे है B2G बिजनेस के हिसाब से। बट रेवेन्यू कहीं ना कहीं ग्रो करने पड़ेंगे, क्योंकि रेवेन्यू ग्रो होगा तभी आपका ओवरऑल प्रॉफिट ग्रो होगा। क्योंकि नहीं तो फिर आप नेगेटिव में खेलते रहोगे तो नेगेटिव में आपका बोरोविंग्स भी आप कम नहीं कर पाओगे, ना रिजर्व्स बढ़ा पाओगे, ना एसेट्स बढ़ा पाओगे। क्योंकि आप नेट नेट पूरे साल में अगर लॉस कर रहे हो तो बाकी सब आप कैसे ध्यान दोगे। तो ये चीज़ का मतलब कहीं ना कहीं कंपनी को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये 104 करोड़ से बढ़कर अगर आज की डेट पे मतलब 2024 साल में 300 करोड़ का हुआ था तो मैं कह सकता था कि 3 गुना सेल्स या 3 गुना इनकम हुई है। बट कहीं ना कहीं अभी तक रेवेन्यू में कुछ ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट में कुछ इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिव पॉइंट लग रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं फ़िलहाल अभी वेट करूँगा 1-2 क्वार्टर और आने जा, मतलब देख के कि भाई कंपनी कैसा कर रही है, क्या सच में जो हम लोग ने जो इधर ऑब्जर्व करा है कि पूरा साल निकलने के बाद जब 150 करोड़ के आसपास की सेल होती तब ये लोग प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, या 100 करोड़ के ऊपर जैसे पहुंचते हैं तो वैसे प्रॉफिटेबल हो जाता है। अगर वो चीज़ सही है तो फिर मतलब मैं उस हिसाब से, मैं उस माइंडसेट से मैं कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच भी सकता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने कहा इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इधर गवर्नमेंट भी बैक कर सकती है लोग को और ऐसी कंपनीज़ को। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल तो 2-3 क्वार्टर वेट करूँगा, कंपनी का फंडामेंटल्स टेक्निकल्स सब देखूंगा कैसा चल रहा है, उसके बाद ही मैं इन्वेस्ट करने का सोचूंगा। बाय द वे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, क्या है आपकी राय, सब कुछ ज़रूर कमेंट करके बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना, साथ ही साथ अपने रिलेटिव्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।